नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए आपकी ये जो क्लास है मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। इसलिए भी रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ ताकि आपका गैप ना हो और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मन से लगे हुए हैं, उनमें से किसी भी बच्चे का गैप ना हो आज के दिन। इसलिए मैं इस क्लास को रिकॉर्ड फॉर्म में आप सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनको आपको उन सबके जवाब आपको साथ में देने हैं। जो कुछ भी जरूरी है, जो भी आपको लगता है कि आपको नहीं पता है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है यार, नहीं मालूम है आपको, तो उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या आपके एग्जाम में ना हो। रिवीजन आप प्रॉपर करते रहिए, जिससे कि आप देखिए, एक बात मैं बता दूं, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उसका एक कारण होगा रिवीजन, ना होगा उसका भी एक कारण होगा रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, चांसेस ना के बराबर हैं। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपके चांसेस एग्जाम में पास होने के बहुत ही अच्छे रहेंगे, ये याद रखना। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार पुलिस और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो बच्चे बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? इनमें से कौन है जिसके द्वारा इसे संरक्षण दिया गया था? पोरस, अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पैट्रोनाइज्ड बाय, किस एक के द्वारा इसे पैट्रोनाइज किया गया था, यह पूछ रहा है ना। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई थी, ठीक है, यह आपको याद रखना। अजातशत्रु के समय में पहली हुई थी, ठीक है। दूसरी हुई थी कालाशोक के समय, और चौथी हुई थी कनिष्क के समय। किसके? कनिष्क के समय। कनिष्क के समय हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। कालाशोक के समय जो हुई है ये किसकी हुई है? तो याद रखिएगा, जो कालाशोक है इसके समय में हुई है, इसके मतलब वैशाली में हुई है इसके समय, जब बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। अजातशत्रु के समय हुई थी राजगृह या राजगीर में, राजगृह या राजगीर में। और अशोक के समय की बात करूं तो ये हुई है पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, अजातशत्रु के में राजगृह में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। इसकी स्थापना की है, मतलब इसकी अध्यक्षता की है किसने? तो याद रखिएगा, ये की है क्या नाम था उनका? तीसरे की है मोगलीपुत्र तिस्स ने, शुभकामु ने दूसरे की है। चौथे की है वसुमित्र और अश्वघोष ने। पहले की है महाकश्यप ने। पहले की किसने की है? पहले की है महाकश्यप ने, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंपा का प्राचीन शहर फिल इन द ब्लैंक्स महाजनपद की राजधानी माना जाता है। जो चंपा है वो इनमें से किसकी राजधानी माना जाता है? अंग महाजनपद की, काशी की, मत्स्य की या बज्जी की? द एंशिएंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव्ड टू बी द कैपिटल ऑफ महाजनपदा। एक बात याद रखिएगा, जो महाजनपद है इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये 16 थे। एक जो है वो मिलती है अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, और एक मिलती है भगवती सूत्र में। जैन और बौद्ध ग्रंथ है ये, इनमें जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा। अगर मैं अंग की बात करूं तो याद रखिएगा, जो अंग है इसकी राजधानी हुआ करती थी आपकी चंपा, ये याद रखिएगा। काशी की राजधानी काशी ही थी। मत्स्य की थी विराटनगर। कौन सी? विराटनगर। और बज्जी जो है इसकी थी, ये किसकी थी? ये वैशाली की, सॉरी इसकी थी वैशाली। बज्जी महासंघ की कौन सी थी? ये थी महाजनपद की वैशाली, तो ये याद रखना। क्या? कौन सी? वैशाली, ठीक है। ये फैक्ट नहीं है, ये मत्स्य लिखा हुआ है, ठीक है। मत्स्य, ठीक। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इनमें से कौन सा है जिसमें उसकी उपलब्धियां जो हैं ये दर्ज हैं और जिसके लिए उसे जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है B.A. स्मिथ ने। किसने?
B.A. स्मिथ ने कहा है, ये याद रखिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो विजय है इनका उल्लेख देखने को मिलता है इलाहाबाद या प्रयागराज स्तंभ में, जो कि निर्मित करवाया गया या जो लगवाया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर, इन तीनों के लेख इस पर देखने को मिलते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया? एक बात यह बतानी कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको पुनर्स्थापित किसने किया, मतलब पुनर्जीवित। ये इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई थी इसके समय में, इस शासक के समय में दोबारा से जो है ये उत्कर्ष में आया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमार गुप्त, किसने? कुमार गुप्त के द्वारा जो है ये स्थापित करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। विक्रमशिला जो है ये धर्मपाल के द्वारा, किसके? धर्मपाल के द्वारा जो है स्थापित करवाया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और आपको नाम देखने को मिलेगा ओदंतपुरी, और ये इस विश्वविद्यालय जो है ये धर्मपाल के पिता गोपाल ने, धर्मपाल के पिता गोपाल द्वारा जो है ये निर्मित करवाया गया था, तो ये याद रखना। ठीक है, गोपाल और जो धर्मपाल हैं ये दोनों मतलब पाल वंश से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की है। 750 ईस्वी में किसने की है? गोपाल ने की है, तो ये याद रखना। ठीक है, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? भारत में मामलुक राजवंश जो है इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। हु वाज द फाउंडर ऑफ मामलुक डायनेस्टी इन इंडिया? भारत में मामलुक वंश, जिसे हम इलबिरी वंश या जिसे हम गुलाब वंश भी कहते हैं, इसका संस्थापक कौन था भारत में? तो याद रखिएगा भारत में इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने सिर्फ अपने आप को सिपह सालार माना था, बस। ठीक है, बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था जिसने नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी, इन तीनों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और सल्तनत काल में शासन करने वाली एकमात्र महिला जो सिंहासन पर बैठी है। ठीक है, कौन? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश जो है इसे मामलुक वंश का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है, यह याद रखिएगा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम भी इसे कहा जाता है, यह याद रखना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी किस संत के सम्मान में बनवाया था? जो अकबर है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो है बनवाया था। फतेहपुर सीकरी जो है यह 1572 से लगभग बनना शुरू हुआ था और 1585 लगभग 85 तक यह बना था। इसी बीच फतेहपुर सीकरी को जो है इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। किसने? अकबर ने। किस संत के सम्मान में? शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, शेख निजामुद्दीन उल्ला, ख्वाजा पीर मोहम्मद और शेख सलीम चिश्ती। अकबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी इन ऑनर ऑफ विच सेंट? किस संत के सम्मान में इसे बनवाया था? तो याद रखिएगा ये शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसने बनवाया था। ठीक है, किसके? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसने इसे बनवाया था, तो ये याद रखना। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है? मराठों की कराधान प्रणाली से इनमें से कौन सा एक जोड़ा जुड़ा है, मतलब मराठे कौन सा कर लेते थे, यह पूछ रहा है। चौथ और सरदेशमुखी, जात और सबार, इक्ता और जागीर, पोलाज और पुरुक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द मराठास? चौथ और सरदेशमुखी, जात और सबार, इक्ता और जागीर, पोलाज और परुति। अगर बात करें मराठों की, तो मराठे वसूलते थे चौथ और सरदेशमुखी। क्या वसूलते थे? चौथ और सरदेशमुखी ये वसूलते थे, ये याद रखिएगा।
याद रखिएगा जो मराठे हैं इनका उत्थान जिसके समय में हुआ था या जो इसके लिए उत्तरदायी है वो कौन है, तो वो याद रखिएगा वो है शिवाजी महाराज। कौन है, वो है शिवाजी महाराज। तो ये याद रखिएगा। आगे, भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और फिल इन द ब्लैंक्स में समाप्त हुआ। क्या पूछा है, भारतीय विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स में समाप्त हुआ। शुरू कब हुआ है, शुरू हुआ है 10 मई 1857 को। कहां से, मेरठ से। मेरठ से शुरू हुआ है। शुरू होने की डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, समाप्त होने की बात करें तो यह समाप्त हुआ है आपका 20 जून 1858 को ग्वालियर में। ठीक है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछा जाता है, पूछेगा ही, तो याद रखिएगा अवध का विलय। अवध का विलय क्या है, अवध का विलय जो है वो इसका तात्कालिक कारण था। 1856 में जो है इसका विलय किया गया था। आधार क्या था इसका, आधार था कुशासन। क्या था इसका आधार, था कुशासन। तो ये याद रखिएगा। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। इनमें से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान नियुक्त किया है। नवाब मीर जाफर, मानिक चंद्र, जगत सेठ, सिताब राय। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वाज अपॉइंटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एज द नायब दीवान ऑफ बिहार। क्या है, नायब दीवान जो है किसे नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, यह पूछ रहा है। देखो, जब प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। कब, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया और उसके बाद सिराजुद्दौला मारा गया। मीर जाफर के पुत्रों ने ही ढूंढ के उसे मारा था। ठीक, बाद में मीर जाफर जो है इसे नवाब बनाया गया। मीर जाफर को बाद में हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली नहीं रहना चाहता था, इसलिए इसने खुद को स्वतंत्र करना सोचा और इसने अपनी राजधानी शिफ्ट की। और बाद में 1764 में इसने अंग्रेजों से डायरेक्ट युद्ध लड़ने की सोची थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मदद लेके, और जो उस समय जो मुगल थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की मदद लेकर, यानी शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों एक और थे और ये लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। और इसमें अंग्रेजों ने इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया था, ये याद रखिएगा। और उसके बाद ये तय हो गया कि भारत में शासन कौन करेगा, भारत में शासन करेंगे अंग्रेज। तो ये याद रखना। ठीक है, आगे, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और फिल इन द ब्लैंक्स के बीच एक समझौता था। 1932 का जो पूना पैक्ट था, ये महात्मा गांधी और किसके बीच समझौता था, तो जो पूना पैक्ट है ये समझौता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, किसके, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। इसमें महात्मा गांधी ने तो हस्ताक्षर नहीं किया बल्कि उनके समर्थकों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। किसको लेके विवाद था, विवाद था कम्युनल अवार्ड को लेकर। किसको, कम्युनल अवार्ड को लेकर दलितों को एक अलग जो निर्वाचक मंडल है वो प्रदान करने को लेकर था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी ने इरविन के साथ भी समझौता किया था, है ना, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को यह हुआ था। तो यह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं। पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो दिन और रात कब बराबर होते हैं। शीतकालीन संक्रांति के दिन, ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, कक्षीय समतल पर या विषुव का दिन हो उस दिन, है ना। When day and night are equal all over the earth, जैसे ये है पृथ्वी। ठीक है, क्या है, ये है पृथ्वी। ठीक, ये क्या है, ये है 0 डिग्री। क्या है, ये है 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री जब सूर्य यहां पर होता है ना, बीच में, बिल्कुल बीच में, तब पूरी पृथ्वी पर जहां तक भी सूर्य की किरणें जाएंगी लंबवत पड़ेंगी, वहां दिन और रात क्या होंगे, दिन और रात बराबर होंगे। ये याद रखना। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है विषुव के दिन। कब, विषुव के दिन ऐसा होता है। विषुव वर्ष में 2 बार आता है, एक आता है आपका 20 मार्च को और एक आता है आपका 23 सितंबर को। कब,
20 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ये आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीष्म संक्रांति कब आती है? ग्रीष्म संक्रांति आती है आपकी 21 जून को। 21 जून को ही हम योग दिवस मनाते हैं, और ये वो दिन है जिस दिन उत्तर भारत में दिन सबसे बड़ा होता है। उत्तर भारत में जो दिन है वो सबसे बड़ा होता है 21 जून के लिए, तो ये याद रखिएगा। शीतकालीन संक्रांति जो है ये कब आती है? तो याद रखिएगा ये आती है 22 दिसंबर को। इस दिन सबसे लंबी रात होती है, जो 22 दिसंबर होता है उस दिन उत्तर भारत में सबसे लंबी रात होती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आप निम्नलिखित में से किस महासागर में रिंग ऑफ फायर को संबंध करेंगे? पूछ रहा है रिंग ऑफ फायर जो है ये इनमें से किस महासागर से रिलेटेड है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वुड यू एसोसिएट द रिंग ऑफ फायर? देखो जान दो, अगर मैं बात करूं इधर, जैसे ये है रसिया, ठीक है, ये और आपका जापान और कोरिया वगैरह, फिर ये चाइना और ये इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है, ये और फिर ये है आपका इंडोनेशिया वगैरह, बाकी के छोटे मोटे द्वीप, यहां पर जापान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, चाइना, रसिया। ठीक, इधर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, यहां जाएंगे ये है साउथ अमेरिका, यहां जाएंगे ये है ऑस्ट्रेलिया। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये है रिंग ऑफ फायर। ये जो हिस्सा है ये क्या है? ये है रिंग ऑफ फायर। ये जो जगह है ये क्या है? ये है पैसिफिक ओशियन। क्या है? ये है आपका पैसिफिक ओशियन, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक, बहुत अच्छे, है ना। चलिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि प्रशांत। किससे? पैसिफिक ओशियन या कि प्रशांत महासागर से, ये याद रखिएगा। एक झील है पिछोला, कौन सी? पिछोला झील। इनमें से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र। लेक पिछोला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान और महाराष्ट्र। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 13। क्या है? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13, ये याद रखिएगा। ठीक, क्या पिछोला झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये है राजस्थान में स्थित। किसमें? ये है राजस्थान में स्थित, ये याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में और भी झीलें हैं, कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा वो है एक सांबर झील, ठीक है, इसके अलावा एक आपको याद रखनी है आना सागर झील, ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखनी है आनंद सागर, ठीक है, इसके अलावा एक याद रखिएगा जयसम्मत। कौन सी? जयसम्मत झील। ये सभी झीलें कहां हैं? ये सभी झीलें जो हैं ये हैं राजस्थान में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बने हैं? जो उत्तरी मैदान है भारत के वो 3 जो नदियां हैं उनसे बने हैं, है ना, उनके द्वारा, उनके अपर्दन से जो लाई गई मिट्टी है उससे बने हैं। ठीक है, जैसे गंगा, महानदी और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु, महानदी और ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा। द नदर प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ विच 3 रिवर्स? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 14। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14, ये याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया। बहुत अच्छा। किनसे जो है कौन सी 3 नदियां हैं? तो याद रखिएगा ये हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हैं जिनसे जो है उत्तर जो मैदान है भारत के वो बने हैं। ठीक है, देखा जाए तो जो सिंधु है और जो ब्रह्मपुत्र है ये दोनों कहां से निकलती हैं? याद रखिएगा ये दोनों मान सरोवर के निकट जो झील है वहां से निकलती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ध्यांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में इसे कहा जाता है बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसे कहा जाता है आपका जमुना। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जमुना, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, सिंध जो है जो सिंधु नदी है
ये भारत में लेह से प्रवेश करती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तरकाशी एक जगह है, वहां से निकलती है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड में, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे, पेमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पेमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये इनमें से किस राज्य में है? तमिलनाडु, मेघालय, पंजाब या केरला। पेमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इनमें से किस स्टेट में ये स्थित है? तो याद रखिएगा ये केरला में स्थित है। केरला में और भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैसे एक है आपका थट्टेकड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, एक है आपका पराम्बी कोलम, क्या है? पराम्बी कोलम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बढ़िया, सही है, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, इसके अलावा वायनाड भी है, ये भी याद रखना, और एक आपका इडुक्की भी है, ठीक है, एक पेरियार भी है, एक एराविकुलम भी है। ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहां पर? केरला में। कहां पर? केरला में, तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इनमें से कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार? इनमें से कौन सा है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता है? तो याद रखिएगा ये सिक्किम नहीं करता, है ना, जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता, नहीं करता। म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, ये याद रखना। ये सभी जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते, लेकिन सिक्किम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम जो है ये सीमा साझा करता है भूटान के साथ और नेपाल के साथ। किसके? भूटान और नेपाल के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? भारत के संविधान सभा के जो मसौदा समिति है इसके अध्यक्ष हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो मसौदा या जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमिटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे, टोटल इस कमिटी में 7 सदस्य थे, ये याद रखिएगा। एक बनी है आपकी झंडा समिति, और जो झंडा समिति है इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? झंडा समिति के अध्यक्ष हुए हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? मतलब ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में ना हो। वित्त आयोग का है आपका 280 के तहत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का भी है, और चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के तहत इसका भी है, पर नीति आयोग का नहीं है। नीति जो है आयोग ये बस एक कहते हैं ना ऑर्डर से बनाया गया है। ये पहले योजना आयोग था, फिर योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, और 2015 से जो है ये क्या बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका चुनाव आयोग, ठीक है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी। फ्रॉम वेयर इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 19। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? कहां से ली है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या जर्मनी? कहां से ली है? तो याद रखिएगा ये ली गई है आपका ए यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। कहां से? ये ली गई है यूनाइटेड किंगडम से, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, जो भाग 3 है संविधान का, ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, अधिकार, नागरिकता, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से। किससे संबंधित है? ये है आपका बी यानी कि मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। कर्तव्य किससे है? कर्तव्य है आपके भाग 4A में, ये याद रखिएगा। नागरिकता है आपके भाग 2 में,
5 से 11 आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो है ये है आपके भाग 4 में 36 से 51। ठीक है, बढ़िया। ये है आपका 51A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? 226, 235, 230 और 242। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर अ हाई कोर्ट टू इशू रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजनशिप? बताओ जरा, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन है आपका 21। बताओ जरा। बहुत अच्छे, है ना? क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा वह एक अधिकार आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट है, इन्हें मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का हक देता है? मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये क्या कर सकते हैं? ये जो है उस पर रिट जारी की जा सकती है इनके द्वारा। ये आपका आर्टिकल 226 है, ये याद रखिएगा। 235 जो है ये अधीनस्थ न्यायालयों पर जो नियंत्रण है उसको लेकर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका 230 तो इसमें हाई कोर्ट का जो विस्तार है, जो अधिकार का विस्तार है वो यूटी तक कर दिया है, ये याद रखना। ठीक है, आगे। भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबोलिश अनटचेबिलिटी? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका दूसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 17। क्या है? यह है आपका आर्टिकल 17, ये याद रखिएगा। ठीक। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? आर्थिक मामलों का विभाग, कृषि और सहकारी विभाग, विनिवेश विभाग और व्यय विभाग। विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर? बताओ जरा, जो एमएसपी है ये कौन घोषित करता है ना? जो एमएसपी है ये कौन घोषित करता है? ये करता है आपका सीएससीपी, कृषि और सहकारिता विभाग। कौन? कृषि और सहकारिता विभाग इसे करता है। एमएसपी सबसे पहले जो है ये हुआ था आपका 66 और 67 में घोषित। कब? 1966 और 67 में ये सबसे पहले घोषित हुआ था, तो ये याद रखना, है ना? निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है? इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो केंद्र सरकार वसूलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? इनमें से कौन सी एक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे वसूलती है? सेवा कर, विलासिता, क्रय और लॉटरी है। लॉटरी पर जो कर लगता है वो, है ना? बताओ जरा क्या हो जाएगा? कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि सेवा कर। कौन सा? सर्विस टैक्स या सेवा कर जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है और केंद्र सरकार इसे वसूलती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? इनमें से कौन सा एक है जिसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? किसमें? जीडीपी में। ठीक है। इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडिया जीडीपी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ठीक है, बताओ किसका जो हिस्सेदारी है वो सबसे अधिक है? हिस्सेदारी किसकी है? ये है आपके डी, यानी कि सेवा की, सर्विस की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण है जो हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? डबल, उत्तल दर्पण, समतल, अवतल और उत्तल। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एज अ हेडलाइट इन व्हीकल्स? डबल कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 26। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका 26। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। आगे, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अभिवहन। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू व्हाट? आपसे पूछ रहा है जो तारे टिमटिमाते हैं इसका कारण क्या है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं जबकि वो नहीं टिमटिमा रहे होते? बात यह है कि उनसे आने वाली रोशनी वायुमंडल में जो कण है उनके द्वारा विचलित हो जाती है। तो जब रोशनी आ रही होती है अचानक से कोई कण आता है और वो विचलित हो जाती है, आपको लगता है कि अच्छा रोशनी आई और फिर खत्म हो गई, है ना? इस वजह से आपको वो जो है क्या दिखते हैं?
टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं अपवर्तन। ये जो विचलन है इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आपका अपवर्तन। ये याद रखना। फिर जब वो कर्सर हट जाता है तो वो फिर से आपको पड़ने लगती है आंखों पर, है ना, तो आपको ऐसा लगता है टिमटिमा रहा है ना। फ्यूज विद्युत परिपथ की फिल इन द ब्लैंक से सुरक्षा करता है। जो फ्यूज होता है ये विद्युत परिपथ की किससे जो है सुरक्षा करता है? प्रेरण धारा से ऊर्जा के रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने से, ठीक है। या इसके अलावा अगर बात की जाए आपका ओवरलोडिंग से, ठीक है, या धारा प्रवाह से, है ना। किससे बताओ जरा? फ्यूज प्रोडक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम इंडक्शन करंट कन्वर्टिंग वन फ्रॉम द एनर्जी इनटू अनदर, ओवरलोडिंग और धारा प्रवाह। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि ओवरलोडिंग। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि ओवरलोडिंग। तो ये याद रखना, ठीक है। आगे, जंग लगने पर लोहे का भार, जब जंग लगती है लोहे पर तो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं आता या परिवर्तन हो जाता है। वेट ऑफ आयरन ऑन रस्टिंग, जब रस्टिंग होती है, जब जंग लगती है तब क्या होता है? देखो लोहा है, लोहे पे जब जंग लगती है तब ये क्या करता है? ये जो जल है इसका अवशोषण करता है ना, इसके साथ क्रिया करता है, जल नमी के साथ क्रिया करता है। जब करता है तो उसको अवशोषित भी करता है। जब उसको अवशोषित करता है तो जाहिर सी बात है जो लोहा है इसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोहा जो है इसका क्या होता है? इसका वजन बढ़ जाता है। ये याद रखना। नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार पर किस धातु पर बेअसर है? नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। HNO3 इनमें से किस पर बेअसर है? मतलब बाकियों के साथ तो ये घुल जाता है, एक के साथ नहीं घुल पाता, है ना, उस पर बेअसर है, इसीलिए उसकी सफाई के लिए HNO3 का प्रयोग करते हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो ये है आपका सोना। सोना पर जब HNO3 डालते हैं तो वो सोना गलता नहीं है, सोना के साथ वो क्रिया नहीं करता। जब वह सोने के साथ क्रिया नहीं करता है तो उसका फायदा एक ये हो जाता है कि जो सोना है उस पर जब गंदगी वगैरह लगती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सफाई HNO3 से करते हैं। बाकी अशुद्धियां धुल जाती हैं पर सोना उससे गलता नहीं, तो सोने की कोई हानि उससे होती नहीं, इसलिए HNO3 का प्रयोग सोने को धुलने में करते हैं। बाकी सब तो सोने के HNO3 के साथ गल जाएंगे, ठीक है। कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और हीलियम। विच नॉन मेटल इज फाउंड ओनली इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? बताओ जरा, कौन सा एक है जो अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह है ब्रोमीन। हाँ, एक बात और, कौन सी धातु है जो कमरे के तापक्रम या रूम टेम्परेचर पर, किस पर? जो रूम टेम्परेचर है इस पर लिक्विड रूप में पाई जाने वाली धातु है पारा। कौन सी? पारा है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, याद रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे, मानव हृदय में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड में जो प्लाज्मा है इसकी मात्रा कितनी है? 26 से 30%, 55 से 60, 70 से 75 और 80 से 85%। कितने प्रतिशत मात्रा है प्लाज्मा की मानव रुधिर में, बॉडी में? प्लाज्मा की मात्रा के कितने लगभग रुधिर है, यानी मतलब आपकी बॉडी में प्लाज्मा है और ब्लड है, तो जो ब्लड है वो कितना प्रतिशत है प्लाज्मा के? तो प्लाज्मा के कितना प्रतिशत है? प्लाज्मा जो है उसका लगभग आपका 55 से 60 के समथिंग जो है ब्लड होता है। जितना प्लाज्मा होता है उसका 55 से 60% उसमें ब्लड होता है, उसका 55 से 60% ब्लड होता है। तो ये याद रखना। हथेली में पाई जाने वाली अस्थि का नाम क्या है? जो हथेली है, हथेली में जो है इसमें जो पाई जाने वाली अस्थि है उसका नाम क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। जो हथेली है ये आप देख रहे हैं, ठीक है, हथेली, ठीक। इस हथेली में जो पाया जाता है आपका अस्थि वो कौन सी है ये पूछ रहा है, इस हथेली में, ठीक है। कौन सी अस्थि है जो पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये पाई जाती है आपकी मेटाकार्पस। कार्पस कहां पर पाई जाती है? ये कलाई में पाई जाती है। कहां पर? कलाई में। ह्यूमरस कहां है? तो जो भुजा है, भुजा के आगे अगले वाले हिस्से में, ये क्या है? ये है आपका ह्यूमरस। इसे बोलते हैं हम अग्रभुजा की ऊपरी हड्डी। जो भुजा है ना इसके ऊपरी हड्डी, अग्रभुजा की ऊपरी हड्डी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं।
एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। इनमें तो कौन सी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी कार्य भी होते हैं और आपका बहिस्रावी कार्य भी होते हैं? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्न्याशय या अधिवक्र। अ ग्लैंड विच हैड बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, अग्न्याशय और एड्रिनल। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, बात कर रहे हैं हम अग्न्याशय के बारे में। किसके? अग्न्याशय के बारे में, ये याद रखना। चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य फिल इन द ब्लैंक्स में लोकप्रिय है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। चक्री इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक पॉपुलर इन द इंडियन स्टेट ऑफ, है ना। चक्री जो है ये भारत के किस राज्य में जो है लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा, चक्री भारत के जहां पर लोकप्रिय है वो जगह है जम्मू और कश्मीर। यहां पर एक नृत्य है डफला, एक डाफर भी है और एक का नाम है पांथ पाठेर या भांड पाथेर, ऐसा कुछ करके भी है, एक है। इसके अलावा एक और है उसका रऊफ, ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? इन्होंने ही भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया था और भारत का जो पहला बजट था यह 26 नवंबर 1947 को, कब? 26 नवंबर 1947 को ये लेकर आए थे पहला बजट। इनमें से कौन है? तो ये है आर के षडमुखम। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले गवर्नर है और केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखना। आगे, फौलाद मिर्जा एक भारतीय हैं। जो फौलाद मिर्जा हैं ये एक भारतीय हैं, गोल्फर, बॉक्सर, क्रिकेटर या घुड़सवार। फौलाद मिर्जा इज एन इंडियन, तो याद रखिएगा हॉर्स राइडर है ना, या घुड़सवार है। ठीक है, आगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। इनमें से किसकी आत्मकथा है? इनमें से किसकी आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर, कपिल देव और अनिल कुंबले। किसकी है ये आत्मकथा? तो याद रखिएगा ये है कपिल देव की। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। ठीक, सुनील गावस्कर की है सनी डेज। अनिल कुंबले की कौन सी है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी वाइड एंगल। ठीक, यूएन के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? क्वेश्चन क्या है? 39। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है यूएन के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, बताओ जरा। ठीक, क्या हो जाएगा? तो देखो, स्थायी सदस्य है 5, ठीक, अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। ठीक है, जो स्थायी सदस्य हैं आपके 5, इनमें कौन है? चाइना। ठीक है, इनमें कौन है? अमेरिका। इनमें कौन है? रसिया। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो है इनमें, और वो कौन हो जाएंगे? वो है आपका फ्रांस और एक है ब्रिटेन। ये टोटल 5 है। ठीक है, और अस्थायी कितने हो गए? ये हो गए 10। ठीक है, अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के बाद कोई और चुनता है, लगातार 2 बार ये नहीं चुने जाते। ठीक है, ये भी याद रखना। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है, और ये जो खेल रत्न है इसे आप बोलते हैं ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, याद रखिएगा इस क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास महावीर बैच है। 100% सिलेक्शन के लिए इस बैच के साथ जुड़ना है। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, सेक्शन फैकल्टी, डाउट सेशन मिलेंगे। क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से होंगी। ठीक है, एसएससी मेकर पर आपके पास जो है लाइव क्लास का जो शेड्यूल है ये है शाम को सुबह 6 बजे अश्विनी सर की करंट अफेयर की क्लास, 9:30 बजे मुकेश सर की क्लास, 11 बजे है जोगिंदर सर मतलब मेरी ही क्लास है, और 2 बजे जो अभी चल रही है आपकी ये भी क्लास है। ठीक है, ये स्टेट के लिए है, 11 बजे वाली आपकी एसएससी के लिए। ठीक है, रीजनिंग की क्लास 4 बजे है, हिंदी की क्लास विकास सर की 5 बजे है और अश्विनी सर की क्लास 6 बजे है। ठीक है, अजय सर की क्लास है रात 8 बजे मैथ और रीजनिंग के लिए। श्योर सिलेक्शन बैच है आपका सीएचएसएल के लिए 100% सफलता के लिए 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आपको याद रखना है महावीर बैच है बिहार पुलिस के लिए, केसरी बैच है चंडीगढ़ पुलिस के लिए, स्पेशल बैच है सीआरपीएफ टेक्नीशियन और ट्रेडमैन के लिए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है कैसे आते हैं, कैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ट्रिक लगा के कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा ये लिंक है, ये है आपका ऐप की क्लास, इस पर क्लिक करके मतलब लिंक है ऐप का जिस चैट बॉक्स में आप अभी इसमें ऊपर पिन भी किया गया, आपको अभी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर पर जाकर एसएससी मेकर सर्च करेंगे वहां इसको आपको ऐप मिल जाएगा। ये मिलेगा आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ये है आपका टेलीग्राम का लिंक, इस पर जो है आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। आपसे एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। ठीक है, लिखते जरूर रहिए, जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक लिख कर रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप अपने एग्जाम में सफल नहीं होंगे। लिख के ले लो, मैं लिख के दे देता हूं, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे आप उसे लिखिए और उसका रिवीजन कीजिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, तब जाकर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक, आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।